बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में न्यूज़ कैफ़े में जिस मौजू का इंतखाब किया है उस हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। बहुत से लोग परेशान हैं इस हवाले से और हर फोरम पे इस बारे में बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है। एक आध दिन से ये बहस और ज़्यादा बढ़ गई है हमारे इस पूरी नेशन में, क्योंकि सिंध में स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से कुछ मज़ीद ख़बरें सामने आई हैं और कुछ ऐसे मरीज़ों के बारे में पता चला है, इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पे मरीज़ भी मौजूद हैं कोरोना वायरस के। और एक डाउट सा है कि ये फैल सकता है। इसको रोकने के लिए पूरी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये पाकिस्तान में अपना असर उस तरह ना दिखा सके जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस ने नुकसानात फैलाए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो अखबार में जो खबर है जो कोरोना वायरस के हवाले से वो ये है, कोरोना वायरस चीन में 70% मरीज वो सेहतयाब हो गए। ये आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट है कि 70% जो मरीज थे जिन्हें कोरोना वायरस मतलब जो असर दिखा गया था जिनके जिस्म में, वो सेहतयाब हो गए। और चीनी सदर का वुहान का दौरा और अमेरिका की 36 रियासतों में केसेस। अच्छा, अब चीन से निकल के पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये वायरस फैलता जा रहा है। तकरीबन 107 ममालिक में ये वायरस फैल चुका है और 4200 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं इस वायरस से पूरी दुनिया में। और चीन के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में अगर कहीं लोग मुतासिर हुए तो वो इटली में हुए। वहाँ पे मिलियंस की तादाद में जो पॉपुलेशन है वो मतलब उस जगह को लॉकडाउन कर दिया गया है और टोटल 631 हलाकतें वहाँ पे हो चुकी हैं। ईरान में अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। तकरीबन ईरान में मैं पढ़ रहा था यहाँ पे 54 अफराद जो हैं वो वायरस की भेंट चढ़ गए। तो ये एक फिक्र करने वाली बात है। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज अभी तक इंसान के पास नहीं है और कोई भी मेडिकल साइंस जो है अभी तक इसके इलाज तक, इसकी जो एग्जैक्ट वैक्सीनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। तो तकलीफ़ की बात तो है और इस तरह लोगों का मतलब इससे हलाक होना ये वाकई ख़तरे की बात है। तो पाकिस्तान में भी इसके कुछ मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं, जिस बारे में मैं कुछ अखबार और इधर उधर में खबरें पढ़ रहा था। पाकिस्तान में जितने भी मरीज सामने आए हैं अभी तक वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री उन्होंने देखी है। तो कुछ दिन पहले, कुछ 10 दिन पहले, कोई 15 दिन पहले, कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान आए हैं। कोई ईरान से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई सऊदी अरब से भी आए हुए हैं, कोई चाइना से आए हुए हैं। तो उन सारे लोगों को फ़ोन करके पूछा जा रहा था और वो शुबा था जिन लोगों के बारे में, तो अब उनमें ये वायरस जो है वो सामने आया। एक मरीज सेहतयाब होके वापस घर भी गया है। इस हवाले से क्या क्या खबरें हैं ये हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और किस तरह खुद को महफूज रखा जा सकता है और क्या ये वाकई काफ़ी बड़े ख़तरे वाली बात है या बस अब मौसम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हमारे पास कुछ मतलब माहिरीन क्या कहते हैं इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब जो कि माहिर माहौलियात हैं। ये हमें इस हवाले से खसूसी मालूमात फराहम करेंगे। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्लिम साहब? ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या खबरें हैं आपके पास कोरोना वायरस के हवाले से, पाकिस्तान और कोरोना वायरस? देखो फ़हीम, ये वायरस यकीनन इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना हम कर रहे हैं। इसके लिए होता यह है कि हम इस वायरस में कि अगर मैं बताऊं तुम्हें कि जो इससे मुतासर होता है उसकी मोर्टेलिटी 3% है। वैसे जैसे तुमने कहा था 70% तो हैं जो इससे तैयाब होकर निकल गए हैं, ठीक है ना। मसला यह है कि जब ये एपिडेमिक या वबाई सूरत इख्तियार कर लेता है ये वायरस,
तो उसमें आपके पास वो प्लान्स कहाँ से आप लेकर आएंगे कि उन तमाम लोगों को जो इससे मुतासर हैं उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे आप? इसकी मैं मिसाल एक ये तुम्हें दे देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट, वहाँ पर ये आलम है कि अगर एक इमरजेंसी में कोई शख्स जाता है तो उनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं है। सही। वो एक तरीके से ओपीडी में बैठा रहता है, इमरजेंसी में होता है वो पेशेंट, और फैसिलिटीज नहीं है। अगर ये आउटब्रेक हो जाए, खुदा ना खास्ता, जो हम इस वक्त बहुत ये बात सोच रहे हैं किस तरीके से इसको रोकना है, क्योंकि अगर ये देखा जाए ये बीमारी कोई इतनी जानलेवा नहीं है, उस सूरत में जानलेवा है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो जो पाकिस्तान में सेहत की जो सहूलियात तो हमें मुयसर है आम वो आप शहरी सब को, जानते उस हैं इस हिसाब बात को। से क्या आप यही कहेंगे कि यहाँ पे अगर वायरस खुदा ना ख्वास्ता आता है तब भी इसकी अमवात की शरह 3% होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो कि उन ममालिक में मौजूद है। अब चाइना है, उसने एक रात के अंदर जो है 3000 बेड्स का हॉस्पिटल कायम कर दिया, तो यहाँ तो नहीं कर सकते ना हम। यहाँ पर तो हमारे 10 फंड्स दिन नहीं के है। अंदर आप देखें उन्होंने क्या ह्यूज हॉस्पिटल पूरा खड़ा हाँ, कर मतलब दिया। कहने का मकसद है, देखो उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास तमाम नो हाउ भी मौजूद है। तो हम एक थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज, जहां पे मैं इसमें समझता हूँ बांग्लादेश भी है, इसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, कि जहां पर हमें पूरा जो हमारा फोकस करना है, हमें वो ये करना है कि हमने किस तरीके से इसको रोकना है, इसका प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं इसके। यानी ये नहीं कि जैसे चाइना में जब ये आगे 1,18,000 लोग जैसे मुतासर हो गए, फिर भी उन्होंने, अब उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, अब इस वक्त जो है ग्राफ उनका नीचे जा रहा है। उसके बाद जो है, जैसे तुमने अभी कहा कि इटली है, फिर इटली के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद ईरान है। तो लेकिन इसमें एक और चीज भी मैं बताऊं बहुत अहम, कि हर बंदा उसका किसी ना किसी अंदाज में, जब तक वो किसी कोरोना वायरस का पेशेंट से इंटरेक्शन ना हो, उस वक्त तक हम इस बात का मुकम्मल हमें वो नहीं है, हम कर सकते कि हाँ इसको कोरोना वायरस ठीक है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि जो भी लोग मुल्क से बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आपके कोई जानने वाले आए बाहर से? मेरे हाँ, एक जानने वाले आए थे जो सेहतमंद हो गया बच्चा, वो उसको मैं जानता था, जाफरी। अच्छा, तो मेरे एक दोस्त बाहर से भी हाँ। आया, ठीक है, तो मैं परसों आया, वो ठीक है, कहता है कि कोई ऐसा खास एहतमाम मौजूद नहीं है एयरपोर्ट पे कि जहाँ पे हर बंदे को रोक के चेक किया जाए। अभी कल की रिपोर्ट है ये, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने वो खुद वो बता रहे, कहते एक बोर्ड लगा हुआ है हाँ, कि ये चीन से आने वाले या ईरान से आने वाले या इस तरह के 1-2 ममालिक वाले, वो लोग इस साइड पे आ जाए। तो ये मुझे बताओ ना कि ये क्या किसी मुल्क में ये इसकी एहतियाती तदाबीर के लिए यही अमल होगा? सिर्फ मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हमारे? नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल जी, उनको इसका शऊर ही नहीं है। हाँ। और कुछ लोग हैं जो डरते हैं कि हम ऐसा ना हो कि हमें लेके हमें क्वारंटाइन में रख लें या हमें आइसोलेशन में हम जाके हमें पकड़ के बंद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से। और हमारे साथ मुस्लिम रजा साहब मौजूद हैं, जिनसे वक्फे से पहले हम बात भी कर रहे थे, और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब राना आसिफ हबीब साहब ने, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, वकील हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम भाई। ठीक ठाक हैं जी जी। अभी फरमा रहे थे मुस्लिम साहब के जो कोरोना वायरस है, इसकी जो वो कैजुअलिटी कौन सा रेट बता रहे थे आप? 3%। हाँ, वो 3% जो है इसकी जो अमवात की शरह है दुनिया भर में। पाकिस्तान में भी ये 18 के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हो गए हैं, सामने आ गए हैं। तो क्या यहाँ भी ये 3% ही होगा? देखिए, पाकिस्तान जो है वो जो कोरोना की प्रेवलेंस कंट्रीज हैं उसमें हम तकरीबन बॉर्डर से घिरे हुए हैं, जैसे चाइना है, ईरान है। मगर फिर भी आप देख लें जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, और जिस तरह जफर मिर्ज़ा साहब हर टाइम आप देखें लोगों से इन टच रहते हैं, ट्वीट करते हैं, और जो एफर्ट्स ले सकते थे पाकिस्तान अपने वसाइल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो हमारे पास पहले दिन तो किट भी मौजूद नहीं थी। आस्ता आस्ता हमने चीज़ों को इस्टेब्लिश किया,
और आप देख लें कि पाकिस्तान में जो इसका रेट है वो 110 ममालिक में जो 48 नंबर पे कम से कम ही है हमारे यहाँ। और दूसरी चीज़, जितना भी वायरस है पाकिस्तान में वो कैरी किया है, बैगेज किया है, ट्रांसमिटेड नहीं हुआ, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं हुआ किसी को भी। जो लोग लेके आए हैं उन्होंने कैरी किया है ये वायरस लंदन से, जैसे लास्ट आपने देखा है जो लोग आए, या जो ईरान से लेके आए, तो यहाँ अभी तक किसी को नहीं लगा, यहाँ से किसी को नहीं लगा। लेकिन इन मरीजों से भी किसी को नहीं लगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में मोर्टेलिटी रेट 0 है। पहले जो 5 मरीज थे वो सही होके घर गए हैं, और ये डिपेंड करता है सारा लोगों के इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कुव्वत मदाफियत अच्छी है, तो आप इसमें सर्वाइव कर जाते हैं। जिन लोगों की कुव्वत मदाफियत कम है, या उनको जो है सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ है कि उन्हें अस्थमा भी है, उन्हें एज फैक्टर भी है, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत भी कम है, तो वो फिर इसकी मोर्टेलिटी का शिकार होते हैं। और ये चीज़ दुनिया में है, लेकिन इतनी पाकिस्तान में वो पैनिक नहीं है जो पैनिक दुनिया के दीगर कंट्रीज़ ने फैलाई है। थोड़ा सोशल मीडिया इसको गलत पैनिक पेश कर रहा है। सोशल मीडिया, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, उनको चाहिए कि सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी का करें कि हम कोई बनाना स्टेट नहीं है। हमारे पास कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 7 हॉस्पिटल में ये सहूलत मौजूद है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के, कि जहां आपका ट्रीटमेंट होता। अभी आपने देखा है परसों एक प्राइवेट हॉस्पिटल से भी एक शख्स जो है वो सेहतियाब होके अपने घर गया है। तो वो पैनिक वाले हालात नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताऊं, आज मेरे ख्याल एहतियाती तदाबीर से पहले ही 27वां दिन है आज। वज़ीर आला सिंध की मैं आपको बताऊं, 4 सूबों को छोड़ें, रोजाना शाम को 6 से 7 बजे मीटिंग होती है, और एक नुकाती एजेंडा होता है, हाउ टू प्रिवेंट कोरोना। ये आप देखें, खुशाइन बात है कि चीफ मिनिस्टर खुद जब बैठता है तो फिर चीफ सेक्रेटरी भी बैठता है, फिर सारे नीचे हेल्थ सेक्रेटरी भी बैठता है, मिनिस्टर भी, इंडस हॉस्पिटल के दोस्त भी बैठते हैं, खान के भी दोस्त बैठते हैं। नहीं, इस हवाले से बड़ी एक जिम्मेदार किस्म की एक नशिस्त रही है। स्कूलों से हम बच्चों को बचा पाए। पाकिस्तान में एक भी बच्चा आप देख लें नहीं है। एक दादू का केस है, उसको चेक 12 साल का एक बच्चा, वो दादू का केस है, उसको चेक कर रहे हैं उसको। सही है। अच्छा, बच्चों को तो बचाना इसलिए भी जरूरी है कि स्कूल में छुट्टियां देने की वजह भी सबसे बड़ी ये है कि इनमें इम्यूनिटी जो है ना बच्चों में कम होती है, ये जरा जल्दी किसी मर्ज का शिकार हो सकते हैं। तो एक बच्चे का मतलब है कि पूरी क्लास, और पूरी क्लास का मतलब है कि उन सबके घर वाले, जी जी, है ना। तो वो ये बड़ी तेजी से फैलेगा, इस वजह से जरा इसको इन्होंने रोका हुआ है। पाकिस्तान में जो इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो एक नामालूम वॉइस नोट आ जाता है जिसमें अजीबो गरीब किस्म की मालूमात होती हैं, और ये शो किया जा रहा होता है कि मैं इनके घर का आदमी और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि यहाँ पे इतनी चीजें जो है ना फैल चुकी हैं। तो ये हमने वो जहरीली गैस की दफा भी सुना, और अभी ये कोरोना वायरस की दफा भी इसी तरह की कोई वॉइस नोट्स आए हैं। मैंने देखा मेरे बच्चे के वो स्कूल का, इनके पेरेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें किसी ने इस तरह की ये अफवाहें जो हैं, ये मॉन्गर्स जो हैं, जो ये तो हर माशरे में मौजूद रहते हैं। हाँ। और ये अपना काम कर रहे होते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, खौफ क्रिएट किया जा रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी भी है, देखिए साजिश भी है कि अभी एक खास ग्रुप घूम रहा है जो पैनिक फैला रहा है कि जैसे ही PSL खत्म होगा ना हजारों केसेस आ जाएंगे। ऐसे नहीं है ये। यस यस, ये बातें भी सुनने में ये चीज ऐसे नहीं है। की वजह से मीडिया को ऑर्डर किया हुआ है, ये बात जो है। अच्छा, मीडिया कंट्रोल है, एक तासुर दुनिया को दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा उसके ऊपर पाबंदी है, कंट्रोल ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जैसे भी हालात हैं सर्वाइव कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, आप ये बात सऊदी अरब में बैठ के नहीं कर सकते इस तरह चैनल पे जैसे मैं बैठा हूँ। आप सऊदी अरब में बैठ के ये बातें नहीं कर सकते। स्टेट के एक इदारे के हेल्थ या एजुकेशन के बारे में कोई फिगर नहीं दे सकते आप। तो इधर हम आजाद हैं, ऐसी कोई पैनिक की मैं कहता हूँ सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात जो कुछ नहीं, जिन इंस्टीट्यूशन का नाम ले रहे हैं जी, अभी ओझा में 3000 केसेस आ गए। वो भाई क्या ओझा कोई दूर नहीं है, जाके विजिट कर लो, कोई केसेस नहीं। ऐसा बिल्कुल कतई कोई केसेस नहीं, सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये है कि हमें हर हालत में इसको एक वॉर फुटिंग के तहत इसको हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है। क्योंकि जैसे मैंने एक बात कही है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, आसिफ भी इसको वो करेंगे कि अगर ये वबाई सूरत इख्तियार करेगा तो हमारे लिए इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसको पहली स्टेज पे इसको रोक के रखें, और इसकी जो टिप्स हैं, मतलब ये जो आम आदमी फॉलो कर सकता है,
जैसे मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये ज्यादा उससे फैलता है, आपके हाथ में लाने से भी फैलता है। तो आप इन चीजों से जरा किसी को नहीं पता ये क्या है, ये किस मर्ज जो आप बता रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या करना है। लोगों को टोटके से गर्ज है, वो लोगों ने प्याज वाला टोटका मान लिया है। मैं बताएं कि हाथ धोने उन्हें क्या करना है, मास्क लगाना है, आप हाथ धोएं, आप गैर जरूरी टच ना करें, रबिंग ना करें, ये सब चीजें यहाँ से ट्रांसमिट होता है। और लोगों से मिलने के बारे में बताएं, ऐसे करके दूर हाथ रख के मिलना है या नहीं, आप सलाम करें लोगों को, जरूरत क्या है कि आप शेक हैंड करके कुछ अरसे के लिए आपका हाथ मिलाने से कोई आपको कयामत आ जाएगी। हाथ मिलाए कोई मसला नहीं है। ये भी दैट इज वन ऑफ द पीक। सैनिटाइजर वो अपने पास रखना चाहिए। सैनिटेशन बिल्कुल बहुत जरूरी है वो, और आपने घर में भी उसका इंतजाम रखें, और बार बार आप जब भी कभी कोई काम करें उसको हाथ धो लें। बिल्कुल सही। कोई मसला थोड़ी है ऐसा। आप बताएं, आप हिफाजती जो क्या तदाबीर हैं आपके पास? देखिए, ये वो नहीं कि लोग सारे मास्क के पीछे लग जाएं। मास्क हेल्थ केयर प्रोवाइडर को चाहिए, मास्क उनको चाहिए जो हॉस्पिटल्स में लोग काम कर रहे हैं, जिनकी वनरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो एयरपोर्ट्स पे जो हमारे सिविल एविएशन के दोस्त हैं, जिनका इंटरेक्शन इमिग्रेशन वाले दोस्त हैं, उनके लिए मास्क ठीक है। ये थोड़ी कि आप मेडिकल स्टोरों के पीछे लग जाएं और फिर वो चीज़ ऐसी हो, अंधी तकलीफ शुरू करके वो चीज़ ही रोडों पे ख़त्म हो जाए, 3 रुपए वाली चीज़ 300 की हो जाए। इस तरह का पैनिक नहीं फैलाएं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में करें, हाथ ना मिलाएं। जो प्रिवेंटिव मेजर दुनिया में गुड प्रैक्टिस बहुत सारी है। फुटबॉल का मैच हुआ, उन्होंने ऑडियंस के बगैर किया, उन्होंने कहा टीवी पे आप देख लें। चाहिए तो अल्टरनेटिव तरीके तो बहुत सारे हैं। इसी तरह जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की जगह हैं, जो संडे बाजार वगैरह लगते हैं, कुछ अरसे के लिए उनसे इज्तनाब करें उन चीजों से। अच्छा, मर्द हज़रात जो है वो बाहर जॉब वगैरह पे जाते हैं, बाहर आप अगर बस में हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, जी जी, उनके लिए क्या हिफाजती इक़दाम? जी, मेन उनके लिए सबसे ज्यादा तो आप हाथ जो है, क्योंकि इंसान के हाथ ऐसे चीजें जो फूड की हेल्थ एंड हाइजीन से लेके कॉस्मेटिक हेल्थ एंड हाइजीन तक हाथों का ताल्लुक है। तो हाथों को आप कम से कम 20 सेकंड तक धोएं, और कोशिश करें कि ये नहीं कि सैनिटाइजर अगर नहीं है तो साबुन मौजूद है, साबुन से आप हाथ धोएं, हैंड वाश से हाथ धोएं, कोई भी चीज़ हो उससे आप अपना, आपने मेन चीज़ है अपने हाइजीनिक लेवल अपना इम्प्रूव करना है। क्योंकि कहीं लिफ्ट में आप जा रहे हैं, आपको वहां भी वनरेबिलिटी है, कहीं सीढ़ियों को टच कर रहे हैं वहां भी, किसी फाइल आपने पकड़ी है, कोई कागज पकड़ा है और उसको किसी और बंदे ने पकड़ा है, तो वनरेबिलिटी तो है ना। उसको अवॉइड करने के लिए आप इस चीज़ों का जो है इस्तेमाल करें, और अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ें, अपनी खुराक का, फूड का बड़ा ख्याल रखें, ताकि आपका फूड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, ना कि वो आपके सिस्टमिक को या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करे। सही। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करें, और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल खित्ते के दीगर ममालिक से काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। मुस्लिम साहब, क्योंकि ये प्रोग्राम के इस हिस्से का कुछ आखिरी सा कुछ हिस्सा है, तो इसमें कुछ बताना चाहेंगे आप? कोई तजवीज़ हुकूमत के हवाले से या सिंध गवर्नमेंट को कुछ करना चाहें सेहत के? देखें, हुकूमत जो कर रही है उसमें थोड़ा सा और उसको और मजीद ऑर्गेनाइज करें। जैसे मैंने कहा कि जो जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, जैसा भी कुछ केस ऐसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है जो ऑथेंटिक है, कि जिसमें लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है, तो स्क्रीनिंग की जाए वहाँ पे का वो मौका दे दिया गया है। तो ये यहाँ पर हमें हर हालत में एक बहुत जबरदस्त किस्म का ब्लॉकेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब, आप तशरीफ लाए हैं, बड़ी एक अच्छी जबरदस्त मालूमाती गुफ्तगू रही है आपसे। और दोस्तों, वक्फे का वक्त भी आन पहुंचा है। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे, और स्पेशली वो कराची में रहने वाले जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए एक बड़ा खास मौजू होगा। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी आपसे वापस आते हैं तो मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे शहर कराची के हवाले से। कराची शहर में एक बहुत ही बड़ा मसला जो कि अक्सर ज़ेर बहस रहता है, और वो है गंदगी का मसला। 2.5 करोड़ के करीब लोग हैं, वो जाहिर सी बात है जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे वहाँ पे वो कोई ना कोई कचरा भी जनरेट करते ही होंगे। तो वो कचरा जब इतने लोगों से निकलता है ना, तो वो बहुत बड़ा कचरा बन जाता है। तो अब उसको उठाने वाला कोई नहीं है, उसकी जो आखिरी मंजिल होती है कचरे की, वो हमारी अपनी ही गलियां होती हैं, वही खाली प्लॉट होते हैं, और यहाँ पे ही या कोई बहुत किसी को ख्याल आता है तो वो एक और एहसान कर देता है, उस कचरे को आग लगा देता है, तो वो ज़रा डबल उससे नुकसानात शुरू हो जाते हैं। खैर, ये
आखिर ये जो कूड़े के जो ढेर हैं, ये किसकी गफलत की वजह से हैं, ये किसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से हैं? ये एक तो अवाम की अपनी, और दूसरी जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको हटा के किसी सही जगह तक पहुंचाना। और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, ये हम सिर्फ 2.5 करोड़ लोग अगर हम कहें कि ये देखें ये अवाम आप लोगों ने खुद ही फैलाया है, तो पूरी दुनिया में जहां 7 अरब से ज्यादा लोग हैं, वहां पे जहां इंसान रहता है वहां ये वेस्ट तो निकलता ही है ना, तो उनको वो डील करते हैं, अपने अपने अंदाज से करते हैं सारे। और हम लोगों ने क्यों मतलब इतनी गफलत बरती हुई है? क्यों हम आज भी जहां हम साफ सुथरे और बड़े एक बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज से रह सकते हैं, वहाँ हमने अपनी गलियों को, हमने अपने मोहल्लों के खाली प्लॉट्स को कचरा कुंडी बनाया हुआ है? आखिर क्यों? किसकी गफलत है ये? इस हवाले से बात होगी। और जब हम सियासी लोगों को पूछते हैं तो बड़े सियासी से ही बयान सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं साढ़े कुल तो इख्तियार ही कोई नहीं। दूसरा कहते हैं जनाब कि हमारे पास जो है ये तो उनका काम है। वो उनके पास जाते कहते नहीं जी उनका काम है। तो हर इदारे ने, हर शोबे ने अपनी उंगली तैयार रखी हुई किसी दूसरे पे डालने के लिए, दूसरे पे करने के लिए कि वो है जी उनका काम है। ऐसे होगा क्या? इस बारे में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है राना आसिफ हबीब साहब, सोशल वर्कर है। आपको खुशामदीद कहते हैं एक दफा फिर से, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, ये भी एक सोशल वर्कर है, फहद शफीक साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि किसी भी शहर की सफाई सुथराई और ये कचरे, ये कूड़े से जान छुड़वाने के लिए ये जो असल जिम्मेदारी होती है ये किसकी होती है? किसने वो सारा कचरा वगैरह इकट्ठा करवा के ठिकाने लगवाना होता है? मतलब एक होगा ना, एक सिस्टम तो है, निजाम तो होगा। पूरी दुनिया में जो काम करता है, पाकिस्तान में भी एक निजाम है। कुछ शहर बहुत साफ सुथरे हैं और मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए। वहां पे क्या निजाम है? थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पे। देखिए, ये सारे जो म्यूनिसिपैलिटीज के काम होते हैं, ये उसकी स्टेट ऑफ जो रियासत की गवर्नेंस से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे बेस किया उसने। अच्छा। और जी 2010 में तो उसमें जब NFC अवार्ड का स्ट्रक्चर रखा गया तो सूबों को वफाक ने जो है वो एक मखसूस रकम अदा की कि आपने अपने फंक्शन करने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को जो है एम्पावर करना है फाइनेंशियली तौर पर, यानी डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस अवार्ड का। वो हुकूमत और सियासी जमातें वो क्लचेस जो हैं उनको क्लच हटाने पे, ऑटो पायलट पे करने में नाकाम रही कानून साजी की वजह से। हर सियासी जमात ने वो कानून साजी की जो उसको ज़ातियात को सूट करती है। और आज भी MNA MPA जो हैं वो गटर, नालियाँ, सड़कें बना के बोर्ड लगा के वो खुशी महसूस करते हैं, जो उनका काम नहीं है। उनका काम है MNAs का, MPAs का वो बैठ के कानून साजी करना, पॉलिसी बनाना। अभी भी पाकिस्तान में कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ना नेशनल लेवल पे पॉलिसी मौजूद है, ना प्रोविंशियल लेवल पे कोई पॉलिसी मौजूद है। तो ये बड़ा गैप है। जब पॉलिसी नहीं होती तो आपके पास गाइडलाइन नहीं होती कि जो आपने जिक्र किया किस इंस्टीट्यूशन ने क्या काम करना है। अब उसके बाद जो अच्छा, कहते हैं कि ये जो कचरा होता है जी जी ये इसकी अच्छी खासी कीमत होती है जी। 14 लाख टन अगर कचरा है तो इसकी सारी एक कीमत है। और इसके अंदर कोई कराची में 27,000 कबाड़िए जो हैं वो मुस्तफीद होते हैं। जो अफगान कचरा चुनने वाले 8,000 से ज्यादा डेरे हैं। ये तो सिस्टम ना होने की वजह से कर रहे हैं। सिस्टम ना होने की वजह से वो गत्ता जो है करोड़ों रुपए की मालियत से वो मुख्तलिफ पेपर मिलों को बिकता है वो गत्ता। अच्छा। जो कागज है गत्ता रिसाइकलिंग के लिए, दोबारा पेपर बनने के लिए। तो जारी बात है अगर 8,000 कचरा चुनने वालों के डेरे हैं तो किसी तरह फाइनेंशियली वो उनके जो मालकान इत्तेहाद टाउन में वो मुस्तफीद हो रहे हैं। हाँ। करोड़ों रुपए की इकोनॉमी है, उनके पास डबल केबिन गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी। तो वो रियासत की जो गफलत है या जो जिले हुकूमतों में और सूबाई हुकूमतों में हमने जानबूझ के पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग ऐसी रखी हुई है कि हम लड़ते ही रहे आपस में। सही। और उसको सही करने के लिए यही है, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि मैं जिलों को बाइख्तियार करूंगा, लोकल बॉडीज का निज़ाम लाऊंगा। अब 18 महीने गुजर गए हैं, बदकिस्मती से इस पर कोई काम नहीं हो रहा। और जहां 2 हुकूमतें उनकी मौजूद हैं KPK और पंजाब के अंदर, वहां भी मैं समझता हूँ कोई मौसर कानून साजी नहीं की
ताकि जिलों को इख्तियार मिले। सही। जब तक ये नहीं होगा तो ये कचरा, ये गटर, ये इस तरह के मसाइल जन्म लेते रहेंगे। सही है। अल्फाज शफीक साहब, आप इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं अपने? देखिए, सबसे पहली बात जैसे मैं आपको बताऊं कि कचरा उठाना जो जिम्मेदारी होती है वो बेसिकली होती है लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है, जो कि शहर की जो भी लोकल गवर्नमेंट हो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो मेयर का डोमेन होता है। यहाँ पे मेयर है, उसके बाद डीएमसीज हैं, डीएमसीज के अंडर में वाइस चेयरमैन आते हैं और मेयर के अंडर में केएमसी के अंडर में चेयरमैन आते हैं, जो कि कराची से एक भरपूर तादाद में इलेक्टेड हैं इस वक्त। अब क्या है कि डिफरेंट, क्योंकि अगर हम पंजाब की साइड जाएं तो उधर इस वक्त लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट है वो ख़त्म हुई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर चला रहे हैं। तो मेयर साहब के तो वो हालात देख के ऐसा लगता है कि वो खुद बयान करते हैं कि शायद किसी सरकारी दफ्तर के क्लर्क के जो इख्तियारात हैं वो उनसे ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो वो मैं कुछ आपको करते बताऊं हैं। कि ये बोलते हैं कि हम कचरा नहीं उठा सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। आप चलें, एक इनका गार्डन पे बहुत बड़ा यार्ड है, उस पर मैं बाकायदा गया था और उधर कोई अरबों रुपए मालियत का इक्विपमेंट जो है ना वो जंग लग रहा है और गल रहा है। मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है। ये दोबारा से बताएं सारी बात। जो मेयर के डोमेन में जो इक्विपमेंट होता है ना, जैसे डंपल्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, शावल्स होते हैं, पॉपकैट्स होते हैं, जिससे कचरा उठता है, जो काम करता है, वो अरबों रुपए मालियत का गार्डन में इनके एक यार्ड के ऊपर सड़ रहा है, गल रहा है, जंग लग रही है चीजें। तो इनके जो बयानात है वो सारे बेमानी है, सारे बेमानी है। मैं आपको बताऊं, देखिए सिस्टम क्या है। हर डीएमसी में जो सॉलिड कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, जिसके डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स अलग अलग हैं। इस वक्त जो कराची में, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा बना दिया था, उसके थ्रू कचरा उठ रहा था, जो आपने देखा होगा। हाँ। अभी वो भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। अब क्या है, दूसरी चीज कि वो भी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में था, एक वेस्ट में था और एक ईस्ट में था, सेंट्रल में वो भी नहीं था और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में वो भी नहीं था। जो डीएमसी है वो कचरा उठाती है। अब आप चेयरमैन के पास चले जाएं अपने एरिया के, आप वाइस चेयरमैन के पास चले जाएं, आप काउंसलर के पास चले जाएं, वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। कल तो मुझे यहाँ तक सुनने को मिला कि हमारे पास फ्यूल के पैसे नहीं है। जो डीएमसी, जो केएमसी इतना फंड कलेक्ट करती है कराची से इनलीगल एक्टिविटीज में, लाइक एडवर्टाइजमेंट्स हो गई, बहुत सारी चीजें इनलीगल एक्टिविटीज में, वो सब अपनी जेबों में रखती है। फात साहब, माफ चाहता हूँ, मुझे आपकी बात को रोकना पड़ा। कुछ अर्सा पहले ये लोगों से भी तो पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, चैरिटी के नाम पे भी, कचरे के, कराची की सफाई करेंगे तो कितना कराची साफ हुआ है, इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हम स्टूडियो में बात कर रहे हैं शहर कराची में कचरे की सफाई ना होने की वजह से कूड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों फैलता जा रहा है और आखिर किसी करवट तो इस ऊंट को बैठना है ना। मतलब कब तक हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहेंगे? बहसियत अवाम हमारी भी कोई जिम्मेदारी है और वो जो हमारे हुक्मरान हैं, जिन लोगों को हमने मुंतखब किया हुआ है, उन लोगों की भी कोई जिम्मेदारी हैं, क्योंकि फिर सिर्फ वोट लेना ही उनका मतलब काम नहीं है, उसके अलावा भी कुछ काम है। ये भी एहसास दिलाना हमारी ही जिम्मेदारी। इस हवाले से बात हो रही है। मेरे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं, वक्फे से पहले उनसे बात हो रही थी, और फहद शफीक साहब, बल्कि आपसे आप कुछ बता रहे थे मुझे कि इनके पास अरबों रुपए की मशीनरी पड़ी हुई है। मेयर कराची साहब जो फरमाते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो आपने कहा कि यहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है जिसको जंग लग रहा है और ये वो इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। इसके पीछे रीजंस आप कुछ बता रहे थे। और एक चीज और जो जाते थे, हमने जो एक नुक्ता जिस पर बात करने की कोशिश की थी कि अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, गवर्नमेंट की जानिब से भी एक पूरा एक टोला जो है वो मैदान में उतरा था। इन्होंने कहा था कि हम कराची को साफ करके दिखाएंगे। इन्होंने फंड्स की बात हुई, क्योंकि मेयर साहब फंड्स को रोते हैं, फंड्स की बात हुई। इन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों से, प्राइवेट सेक्टर से इन्होंने फंड्स इकट्ठे किए कराची को साफ करने के बारे में। कराची फिर नहीं साफ है, तो किसी के बस में ये है भी, ये क्या है, जरा बताए ना थोड़ा सा। देखिए, ये सबसे बदकिस्मती की बात है कि जो शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसमें आके आप लोगों से चंदा जमा करें। वफाक, ये मतलब पीटीआई जो है इस वक्त वो वफाक में, गवर्नमेंट में है,
प्राइम मिनिस्टर उनका है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें दो बातें हैं ही नहीं। लेकिन क्या है कि इस वक्त ये कर रहे हैं सिर्फ दूसरों के प्रोजेक्ट्स पे अपनी तख्तियां लगा के इफ्तिताह, ये वो। एक ईंट भी इन्होंने लगाई है पिछले 2 साल में जो इनकी गवर्नमेंट है। इनसे ज़रा पूछा जाए कि आपने कोई काम किया है? सिर्फ अपने अंदर ही कोई वजीर कुछ कह देता है, कोई वजीर कुछ कह देता है, कोई वजीर कुछ कह देता है, अपने अंदर ही इख्तिलाफात हैं। दूसरी चीज़ कि जब ये कराची आए, कराची आके इन्होंने बोला कि हम कराची को साफ करेंगे। लो भाई, कराची वालों से, मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी से, जैसे आपने बोला, पैसे जमा करना शुरू कर लिए, करोड़ों रुपए जमा किए, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए। इन्होंने क्या किया? कचरा उठाया और लाला के मेन रोडों के ऊपर कचरा फेंका है, पार्कों में फेंक दिया, पार्क्स में फेंका है, जो एरियाज के पार्क्स थे उनके अंदर कचरा फेंका है। नालों की कोई सफाई नहीं हुई, वही सिचुएशन है। सिर्फ और सिर्फ एक और लॉलीपॉप दिया, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेक मैं कहता हूं पीटीआई का है कराची में, एमकेएम का भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी नहीं है। इनके एमपीएस एमएनएस जीते हुए उन हलकों में आप जरा जाके एक दफा विजिट करें, आप अवाम के, ये अपने हलकों में जा नहीं सकते, लिटरली लोग इनके पीछे आ जाते हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, कोई नहीं जा सकता अपने हलके में क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहा। अब आप अगर सेम सिचुएशन औरंगी टाउन चले जाएं, क्योंकि मैं कल रात भी औरंगी क्या टाउन काम कर रहे हैं फिर ये? कुछ भी नहीं, कुछ तो कर रहे होंगे ना। ये काम कर रहे हैं ना, आपके सामने तख्तियां लगा रहे हैं, उसमें भी लड़ाइयां हो रही हैं आपस में एमपी एमएनएस की। वो वीडियो भी वायरल हो गई हैं कि तुम पीछे हटो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये होगा, वो होगा। ये वो मंसूबे हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में 25 अरब की कराची पैकेज था, उसका वो मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। अपने वक्त के बाद जरा लेट हो गए, मुकम्मल हो रहे हैं, तो ये उनका इफ्तिताह हो रहा है। और इनके जो गवर्नर थे वो आके उस वक्त जब गवर्नर बने उन्होंने आके बोला है अभी कि 90% मंसूबे कंप्लीट थे। ये देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, आपने कोई पर्सनल तो होना नहीं है, पॉलिटिकल मामलात है, आप ऐसा ना करें कि कल को अवाम आपको पूछे भी ना। कराची को बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। अच्छा। मेयर साहब 4.5 साल बाद आके अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी गलती है, हमने नहीं साफ किया। अभी आप इनके चेयरमैन काउंसलर से जाके पूछें कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका डोमेन क्या है, आपके पास इख्तियारात क्या है, सिर्फ पैसे पकड़ना? अच्छा चले, मुझे एक बात बताइए, आप हम इख्तलाफात मतलब इनकी काम ना करने पे तनकीद तो हम कर रहे हैं, जो बनता भी है, अवाम का राइट है, उन्होंने वोट दिया और वो बिल्कुल वो डिमांड कर सकते हैं, उनका हक है कि भाई हमने जिस काम के लिए आपको जो सोच के आपको वोट दिए हैं, आप वो काम नहीं कर रहे तो हम तो तनकीद करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपके जहन में ऐसा क्या हो, मतलब ऐसे क्या वो तब्दीलियां हों, कुछ लोगों की इधर से इधर ऐसे कर दिए जाएं, वैसे ही आप एक वैसियत अवाम क्या सोचते हैं आप, तो आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं नॉर्मल सी, क्योंकि ये माफ चाहता हूं, थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अगर सियासत की बात करें, कराची की बात करें, कचरे की बात करें, किसी भी चीज की बात करें कराची की, तो ये डायरेक्टली वो सूबाई हुकूमत को वजीर आला सिंध के सामने पेश कर रहे थे कि इनकी वजह से नहीं हो रहा, हमें पीपल्स पार्टी नहीं करने दे रही, हमें वजीर सिंध गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। सिंध गवर्नमेंट से पूछा जाए, हाँ भाई की मसला था, वो कहते हैं जनाब कि हमें वफाक गवर्नमेंट नहीं करने दे रही कुछ। तो ये आपस में खेल तमाशा वो चलता रहेगा या कोई अवाम के पल्ले भी कुछ पड़ना है? देखिए फहीम साहब, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि मेयर से ये तो पूछा जाए कि मामलात जो है वो आपको जो फंड्स दिए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से 8 अरब रुपए दिए गए, वो कहाँ गए? सही है। दूसरी चीज ये कि जैसे पंजाब अगर ले लें आप, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, और आपने डेवलपमेंट्स देखी। कभी आपने लाहौर के मेयर को इतना देखा नहीं होगा टीवी पे आते हुए या उनकी बात नहीं है कि लाहौर के मेयर है कौन। यही वजह है, कराची जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक इस शहर में एक पार्टी, इस प्रोविंस में एक पार्टी की लोकल गवर्नमेंट और एक पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है लोगों से कि एक दफा किसी एक पार्टी को सेलेक्ट कर लें, किसी भी पार्टी को, दोनों जगहों पे, लोकल में भी प्रोविंशियल में भी। आप देखें डेवलपमेंट्स कैसे हो जाएंगी। ये पॉलिटिकल गेन की वजह से काम नहीं होता। ये तो आज तक हो भी नहीं सका। पहले यहाँ पे कराची में एमकेएम रही है, बाहर पीपल्स पार्टी रही है, तो ये तो कभी हमने देखा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना। तो कदरे हालात बेहतर थे, बिल्कुल अब और ज्यादा फंस गए। अच्छा, ज्यादा लोकल गवर्नमेंट एमकेएम के पास, एमएनएस एमपीएस पीटीआई के पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास। तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मेरा ख्याल कुछ खबरें आ रही हैं कि
पीएसपी के बारे में कुछ सर वो तो एक र्यूमर आता रहता है कि पीएसपी को दे देंगे, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पीएसपी क्या करेगी मुझे बताए ना। वही एक वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, उस वॉशिंग मशीन में डाला, उधर से निकाला, पीएसपी में डाल दिया। ये सब वही चेहरे हैं, कोई कुछ नहीं। आप जिस वक्त दनदनाते फिरते थे कराची में, आपने बुरा हाल किया हुआ था। बल्दिया फैक्ट्री का हाल देख लें, उसमें इनके नाम है पीएसपी के लीडरशिप के। क्या आप करेंगे? उस वक्त तो आपने कुछ किया नहीं। सही है। अच्छा इरहान साहब, मुझे एक बात बताइए, ये तो वो सारी सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जिसमें हम लोग सारे घिरे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि अवाम, मैं, आप और वो सारे मेरे बहन भाई जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, ये सारे क्या क्या करें? क्या सड़कों पे निकल आए? क्या इन लोगों को गिरेबान से पकड़े? या इन लोगों को मतलब सिर्फ अपना रोल जो है कलम की हद तक वो अदा करके और फिजिकली कुछ अपना रोल उसमें प्ले करें? देखिए बिल्कुल, पहले तो ये अवाम का सबसे बड़ा फर्ज है कि जिनको वोट दिए हैं, खासतौर पे जो नेशनल लेवल पे अगर प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है तो वो उनसे अकाउंटेबल ठहराएं कि आपने वादा किया था कि हम लोकल बॉडीज का वो निज़ाम बनाएंगे जो फुली एम्पावर होगा। एक तो ये मुतालबा करें। दूसरा, जो लोगों के अंदर सिविक सेंस की अवेयरनेस है, वो कम्युनिटी का रोल है, फैमिली इंस्टीट्यूशन का रोल है कि वो लोगों को अंदर अवेयर करें कि आपने सेग्रीगेटेड जो है कचरे को कैसे करना है ताकि शहर में सफाई सुथराई रह सके। ठीक है। ये नहीं कि आपने पूरा सालानी जो है शैंक में डाल दिया तो उससे पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया। रोडों पे धारी बात है, जब नीचे ड्रेनेज आपका खराब हुआ सैनिटेशन का, तो फिर ऊपर रोड भी टूटना शुरू हो गया, जिनकी पहले ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। तो ये उसमें लोगों का भी कहीं ना कहीं रोल उसमें लाजमी जरूर होता है कि अगर 106 मुल्कों से बड़ा शहर है कराची, तो उसमें लोगों का अंदर कितना सिविक सेंस है, कितना उनके अंदर शऊर है कि वो अपने जो कंटोनमेंट बोर्ड के इदारे हैं इनको कितना अकाउंटेबल ठहराते हैं। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी तो कर सकते हैं ना, जो मोतसिब का इदारा है वो वहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं एम्बर्समेंट के इदारे के अंदर। फिर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें टैक्स लिया जाता है, सीवीटी की मद में कैपिटल वैल्यू टैक्स लिया जाता है आपसे और टाउन टैक्स लिया जाता है 1%। ये सारे टैक्सों का निज़ाम जो है, इसकी लिए आप पूरा एक लोग को चाहिए कि बजटरी ट्रैकिंग रिसर्च भी करें, आके खाली बातें ना करें। अच्छा सर, ज्यादातर लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको इल्म ही नहीं है कि उन्हें किसी से सवाल भी कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ये अवेयरनेस के इश्यूज हैं। और फिर जिन लोगों को इल्म है वो लोग किधर कौन सा दरवाजा खटखटाएं, इस बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा। छोटा जी रान साहब, तो बात हो रही थी कि इस मायूस कुन सियासी सूरत हाल में जिस तरह आप दोस्तों ने बयान किया है, इसमें अवाम बेचारे क्या करें, अपना क्या रोल प्ले करें? वैसे तो मुझे लगता है कि अवाम की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि अवाम जो है ये सारे फरिश्तों जैसे लोग हैं और हुक्मरान ही बुरे हैं। ये बिल्कुल एक जैसे ही है, इधर से ही लोग जो हैं ऊपर गए हुए हैं और उन्हीं जैसे ही लोग इधर भी पड़े हुए हैं। अपनी अपनी जगह पे हर कोई गफलत जो है वो तसल्ली से कर रहा है। तो बताएं क्या रोल क्या होना चाहिए अवाम? देखिए, लोगों का रोल होना चाहिए कि लोग आपस में जितना सिविक सेंस में लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं आप अवेयरनेस दें। फिर अपनी जो जितनी भी कम्युनिटी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी है, हर फ्लैट की कोई एसोसिएशन होती है, तो वो अपना कचरे के कलेक्शन का और उसको डिस्पोज ऑफ करने का निज़ाम बनाए। हर जगह आप देखें मेंटेनेंस फंड लिया जाता है, उसमें आप 500 रुपये और ऐड कर लें जो आपके कचरे के मामलात हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। ये तो लोग कम्युनिटी की सतह पे जो है ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर कैरिकुलम में शामिल किया जाए सिविक सेंस को, कि सिविक सेंस हम बच्चों को नर्सरी लेवल से पढ़ाएं, फिर उनके ज़हनों में ज़हन साजी होगी उनकी। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो स्टेट क्या है वो हमारे पास यूएई का मॉडल है, लग्जमबर्ग का मॉडल है हमारे पास। इन जो मॉडल है, आप देखें यूएई में अगर आपके घर में आपने एक बालकोनी में कपड़ा डाला है और उसका नीचे सीपी जागी तो आपको 500 धर्म का टिकट दे देंगे। अगर यहाँ भी इस तरह का निज़ाम आ जाए कि अगर आपने कचरा, अभी जैसे मैं अपने पड़ोसी की बात करूँ डीएचए में, वो गाड़ियों के मैकेनिक वगैरह ऑयल है वो क्यारी में फेंक देंगे। मैंने कहा पौधे क्यों सूख रहे हैं, तो पता चला वो ऑयल फेंक रहे थे। तो उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि इसको, ये जो ऑयल वाला कचरा है आपका, इसको बकायदा टेपिंग करके अलग इसको करें। ये तो नहीं करेंगे वो, आपने बात की तो वो आपकी क्यारी में नहीं फेंकेंगे। जी। अब वो साथ वाले की क्यारी में हाँ, ये सेंस नहीं हो जाएगा। फिर दूसरी बात है कि जो हम बहुत ज्यादा स्लोगन्स हमारे कुछ 2-2,500 मसाजिद हैं बड़ी, हम स्लोगन कहते हैं इस्लाम सफाई निस्फ ईमान है। तो निस्फ ईमान के लिए आप इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं?
उलमा इकराम को निकलना पड़ेगा। वो जाके मेयर से मुलाकात करें, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करें, मिनिस्टर लोकल बॉडी से मुलाकात करें कि भाई ये निस्फ ईमान जो है सही है। वो जो इसको काम कैसे स्टूडेंट्स ने किया है यहाँ पे, वो ये जितने भी मजहबी इदारे हैं इनके स्टूडेंट्स को भी निकलना चाहिए और था। कमिश्नर कराची के साथ फेडरल गवर्नमेंट का भी कोई रोल बनाए कि कैपिटल सिटी अगर कराची का कोई मॉडल बनाना है तो वो रोल फेडरल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेटिव कानूनी तौर पे। ये ऐसे नहीं हो कि अली जैदी वगैरह गैर कानूनी तौर पर आए और वो एक पॉलिटिकल कैंपेन बना दें, नहीं ये नहीं। कानून में आप अमेंडमेंट करें, कानूनी रोल अगर कोई बनता है तो हर इदारा परफॉर्म करे। बिल्कुल सही। जनाब फहद साहब, आप क्या कहेंगे, अवाम को कितने % आप कसूरवार ठहराते हैं, और जो ये हुक्मरान है इनको इस हवाले से कितने % कसूरवार ठहराते हैं? देखिए, मैं अगर अपने आप से भी बात करूं, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन कभी कभार कर भी देते हैं, क्योंकि एक मतलब सिस्टम में चलते आए ना। सही है। अगर हम यहाँ से बाहर भी चले जाएं तो अपनी गाड़ियों में हम बिन बैग्स रखते हैं कि बाहर कचरा नहीं फेंक सकते। मैं भी जब रहता था तो मैंने भी रखा हुआ था। यहाँ पे क्या है, हम शीशा खोलते हैं, बाहर कचरा फेंक देते हैं। 40% हम लोग खुद गलत हैं, 60% इनकी नाअहली है। अगर हम खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि हम अब कचरा रोडों पर नहीं फेंकेंगे, हम बाहर निकलते हैं, अपने घर को साफ करना है, हमने अपने सहन तक, गेट तक साफ किया, कचरा लिया, साइड पे फेंक दिया। ये एक नॉर्मल सी मतलब एक्टिविटी है हर जगह। बाहर निकले, कोई जॉब पे जा रहा है, उसकी वाइफ ने कचरा दिया कि ये फेंक दीजिएगा, वो निकला गली के कोने पे, उसने कचरा फेंका, चले गया। इस वक्त आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं रात को कल औरंगी टाउन में था, औरंगी टाउन का इतना बुरा हाल है कि एक रोड खाली नहीं है, आधी रोड्स भर गई हैं कचरे की वजह से। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, अल्लाह। और कोई उठाने को तैयार नहीं है। मेरे पास 10 लोगों की कंप्लेंट्स आई कि इसको प्लीज उठवा दें, हम बोल बोल के थक गए, कोई उठाने को तैयार नहीं है। वहाँ पे डीएमसी चेयरमैन भी है, वहाँ पे इलाकाई चेयरमैन भी हैं, वहाँ पे काउंसलर्स भी हैं, एमएनएस एमपीएस भी हैं। कोई जिसको पूछो ना वो बोलता है वहाँ पर फंड्स नहीं है। पूरे रोड्स भर गए, बाकायदा मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर सकता हूँ, इतना बुरा हाल है। अब हम कोरोना के जो इकदाम कर रहे हैं, मास्क, ये सैनिटाइजर, भाई अल्लाह के वास्ते पहले ये कचरा तो उठा लो, जिससे विटामिन डी की बीमारी हो रही है लोगों को, स्कैबीज हो रही है, बारिश की स्कैबीज हो रही है। बिल्कुल। और देखें जो मतलब उधर तो लोग गरीब लोग रहते हैं ना, औरंगी का वो बुरा हाल किया हुआ है। मैं आपको एक और बात बताऊं, पानी की लाइनों में गटर का पानी मिक्स होके आता है, सैंपल के साथ आपको दे सकता हूं मैं। पानी वहां पे नहीं आता, अपनी मर्जी से आता है, जब आता है तो गटर का पानी आता है। सेवरेज लाइंस तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों ने अपने घरों में सेवरेज के लिए टैंक्स रखे हुए हैं, जो टैंकीज होती है ना वो रखी हुई हैं, वो उसमें स्टोर करके बाहर करते हैं। देखिए वहाँ एनजीओ ने, अख्तर हमीद खान साहब ने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का मॉडल दिया था। अगर सिंध हुकूमत उसको अडॉप्ट कर लेती तो आज औरंगी जो है ना, मैं कहता हूँ डीएचए से बेहतर होता। लेकिन होता ही है कि डोनर का पैसा जैसे ही खत्म होता है फहीम साहब, तो फिर उसको रियासत अडॉप्ट नहीं करती। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस पहले जब पीटीआई ने एक ड्राइव शुरू की थी कि हम कराची साफ करेंगे, तो मेयर भी बहुत एक्टिव हो गए थे, पीपल्स पार्टी भी जो सिंध गवर्नमेंट है वो भी बहुत एक्टिव हो गए थे। चीफ मिनिस्टर ने 144 लगाने का कह दिया था ना, जो कचरा फेंकता हुआ नजर आएगा दफा 144 लगेगी, एफआईआर कटेगी। इस वक्त कराची के अंदर सबसे ज्यादा इनलीगल हॉल्स बने हुए हैं, और वो रात को जितना कचरा होता है, कितना खाना बचता है आपके सामने, जी हाँ। सारा खाना उठाते हैं और रोड के ऊपर फेंक देते हैं। उस टेन्योर में मैंने 2 हॉल्स वालों की एफआईआर कटवाई है। उसमें क्या होता है, हॉल वाले सामने थोड़ी आएंगे, बेचारे डेली वेजेस वाले 300 रुपए वाले मजदूर वही फेंकते हैं कचरा ले जाके। और ये कॉस्मेटिक, उनके खिलाफ क्या एफआईआर होगी? नहीं सर, ये जब तक डंडे की कॉस्मेटिक मेजर है, कॉस्मेटिक, ये अच्छा, थोड़े जुडिशियल टाइम एक्टिविज्म पाकिस्तान में होता है ना, लोग बड़े खुश होते हैं, ट्रिकर चलता है, सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के बारे में ये कह दिया, मैंने स्टडीज पढ़ी है, गवर्नेंस इंप्लीमेंट नहीं होता उसमें। नहीं, वो गवर्नेंस है, जुडिशियल एक्टिविज्म से आप रियासतें नहीं चला सकते। अच्छा सर, देखिए मुझे अब वक्त खत्म हो गया, मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रही। क्या जिन लोगों ने हल करना है वो भी इसी तरह ब्लाइंड है, उनके पास कुछ समझ नहीं आया? सर इसका एक हल है बहुत अच्छा, बताइए। दो मैं आपको इसकी शॉर्टली बताइए। दो कि या तो लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पार्टी की हो जाए तो डेवलपमेंट होगी। नंबर 2, अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। आए, निकले अपने चेयरमैन काउंसलर्स के ऑफिस के बाहर एहतजाज करें,
देखिए आप कैसे कचरा साफ नहीं होता। बिल्कुल सही है, ये बेहतरीन है। थैंक यू सो मच जनाब रान साहब, आप तशरीफ लाए। फात साहब आपका बेहद शुक्रिया। अवाम जिन लोगों ने वोट दिया है, जिम्मेदारी से वोट दिया है, वो उनके दफातर के बाहर जाएं और जाके एहतजाज करें और डिमांड करें कि भाई ये सफाई करनी है आपने, आप जहां मर्जी जाएं, आप आवाज उठाएं और हमारे हक में हमें काम करके दें। और खुदा का वास्ता है, वो जो आपकी चार दीवारी है ना घर की, इसके अलावा भी एक घर है, ये मुल्क भी हमारा घर है, मोहल्ला भी हमारा घर है, इसको भी साफ रखने की कोशिश करें। फहीम अब्बास को इजाजत दें, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।